शुरू आज से हम लोग 71st बीपीएससी मेंस के लिए नए क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। तो इस क्लास का जिसके तहत आज हम पॉलिटी विषय की शुरुआत कर रहे हैं। ये विषय बीपीएससी के पेपर 2 के सेक्शन 2 का भाग है। पेपर 2 के सेक्शन 2 में यह 114 मार्क्स के तहत आता है। इसका इम्पोर्टेंट इसमें बहुत ही ज़्यादा है। इस बार जो बीपीएससी के पेपर 17वीं बीपीएससी के हुए हैं, जिसमें हमने क्लास लिया था और उस क्लास से लगभग 90% क्लास से पढ़ाए जो थे उसमें आए हैं। हमने 2 क्लास लिया था, एक बीपीएससी मेंस के लिए फाउंडेशन और एक क्रैश कोर्स भी चलाया था। तो उस कोर्स से लगभग सारे प्रश्न पॉलिटी में आए थे। इस बार जो करंट अफेयर्स के सवाल थे, जो कि सेक्शन पेपर 1 के सेक्शन 2 के थे, उसके भी बहुत सारे प्रश्न पॉलिटी पेपर के थे। जैसे पहला प्रश्न जो था 4 का ए था, उसमें गठबंधन की राजनीति के बारे में चर्चा किया गया था कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद गठबंधन की राजनीतिक स्थिति क्या होगी। एक प्रश्न था यूसीसी के बारे में, उत्तराखंड में जो यूसीसी लागू हुआ है उसके मतलब पॉजिटिव निगेटिव इम्पैक्ट लिखना था। और एक प्रश्न था उसी के 5 का बी का प्रश्न था कि राष्ट्रपति शासन को नियंत्रित करने वाले संवैधानिक प्रावधानों की चर्चा करें। तो राष्ट्रपति शासन के बारे में परिचर्चा था। और एक था फिर भारत एक राष्ट्र एक चुनाव के बारे में। और फिर अगला जो प्रश्न था वो था नारी शक्ति बंधन अधिनियम, जो 2069 बीपीएससी में प्रश्न जो आया था उसका रिपीट। यानी हम देखते हैं इसमें भी जो पेपर 2 का प्रश्न है, मतलब पेपर 1 का जो प्रश्न है, इसमें भी जो पॉलिटी सेक्शन है वो लगभग 100 नंबर के आसपास आ रहा है। यानी लॉन्ग आंसर का 38 दूनी 76 मार्क्स तो आ ही रहा है। और शॉर्ट प्रश्न के भी 2 से 3 प्रश्न आ रहे हैं। तो लगभग 80 से 90 प्रश्न यहाँ नंबर मार्क्स, लगभग 90 मार्क्स यहाँ से आपको मिल जा रहे हैं। 114 मार्क्स पेपर सेक्शन 2 से मिल जा रहे हैं। और निबंध में जब पेपर आप निबंध का देखिएगा तो निबंध वाले पार्ट में भी निबंध लिखने का जो शैली होता है, जिसमें हम लोग देखते हैं कि निबंध को हम सेक्शन वाइज बांट के, जो सेक्शनल भाग निबंध के बांट देखते हैं कि हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल, इन्वायरमेंटल, ये सब अप्रोच आधारित जो निबंध लिखते हैं, तो उसमें भी पॉलिटिकल सेक्शन लिखना होता है। तो उसमें जब तक आपको पॉलिटी के बारे में, भारतीय संविधान अनुच्छेद, भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में अच्छी जानकारी नहीं रहेगी, तब तक निबंध में भी आप इस पॉलिटिकल वाले भाग के अप्रोच को सही तरीके से, बेहतर ढंग से नहीं लिख पाइएगा। उसके बाद जो इस बार बीपीएससी का निबंध का पेपर था, उस निबंध के पेपर में आप देखिएगा कि एक था जो प्रश्न था कि राजनीतिक इच्छा शक्ति और देश की सुरक्षा। यानी देश में राजनीतिक इच्छा शक्ति रहती, यानी देश में मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति रहेगी तो देश की सुरक्षा बेहतर होगी। ये भी कमोबेश पूर्णतः पॉलिटी आधारित ऐसे है। ये ऐसे भी आपको यदि पॉलिटी का अच्छा ज्ञान है कि जिस देश में जितना बेहतर लोकतंत्र होगा, जितना स्टेबल गवर्नमेंट होगी, देश की सुरक्षा उतनी मजबूत होगी, सरकार राष्ट्रीय हित के मुद्दे संबंधित निर्णय अधिक बेहतर तरीके से ले सकेंगे जहां स्टेबल गवर्नमेंट ज़्यादा रहेगी। फिर निबंध आप देखिएगा, अगला निबंध है शिथिल कानून और व्यवस्था और नारी सशक्तिकरण में बाधा। यानी निबंध है कि शिथिल कानून और व्यवस्था नारी सशक्तिकरण में बाधा है। ये भी पॉलिटी का प्रश्न है। जब आप डीपीएसपी पढ़ते हैं तो उसके तहत एक प्रश्न पढ़ते होंगे कि डीपीएसपी की चर्चा करें, उसको लागू करने के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। तो उसके तहत जो आप विभिन्न कानून पढ़ते हैं, वही कानून क्या सही में सच रूप में लागू किए गए हैं, और उस कानून लागू नहीं किए गए इसलिए महिला सशक्तिकरण नहीं हो पाया है। तो ये भी सारा वही पॉलिटिकल पार्ट था कि आपको सारे जितने भी महिला संबंधित कानून बनाए गए हैं, उस सारे कानून की जानकारी आपके पास होनी चाहिए, और उस कानून का विनियमन और रेगुलेशन सही तरीके से यानी नहीं हो पाया है। इम्पैक्ट उसका इसलिए नहीं दिखा और वीमेन एम्पावरमेंट नहीं हो पाया। तो ये लगभग हम देखते हैं कि ये भी पॉलिटिकल ऐसे था। इसका कमोबेश हम देखेंगे तो पॉलिटी का महत्व लगभग 300 प्लस मार्क्स का आपको देखने का मिलेगा। यानी आपको पॉलिटी लगभग हर सेक्शन में पेपर में, चाहे वो ऐसे हो, पेपर 1 हो, चाहे पेपर 2 है, 300 मार्क्स आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आप अपने आसपास जहाँ रहते हैं वहाँ की, अपने देश में उस व्यवस्था की भी जानकारी करने के लिए आपको पॉलिटी और यानी संविधान की जानकारी होना अति आवश्यक है। पहले जब 68 बीपीएससी से पहले जब सेक्शनल पार्ट नहीं होते थे, यानी 5 या 6 प्रश्न रहते थे, उसमें से 3 प्रश्न आपको कोई भी लिख लेना है, तो जो हमारे सिलेबस होता था वो सिलेक्टिव सिलेबस होता था कि आप इतने चीज़ पढ़ लीजिए, उसके बाद आपका सिलेक्शन या आप पॉलिटी में ठीक ठाक मार्क्स ले आइएगा।
लेकिन मामला क्या है कि जब से शॉर्ट आंसर आया है तब से आपसे निबंध ऐसे में मतलब पेपर 2 में जो पॉलिटी का प्रश्न है उसमें सारा सिलेबस पढ़ना ज़रूरी हो गया है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि हम पॉलिटी का ये चैप्टर छोड़ देंगे या फिर ये भाग छोड़ देंगे तो हम क्वेश्चन टैकल कर लेंगे। तो हो सकता है कि लॉन्ग आंसर में आप क्वेश्चन और वाला करके लिख लीजिएगा, लेकिन जो शॉर्ट आंसर वाले प्रश्न आएंगे उसके लिए आपको पूरे सिलेबस की जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे इस बार देखिएगा, बहुत लोग सोचते होंगे कि आर्टिकल 32 बहुत ही छोटा सिलेबस है, उसमें 5 तरह के दिए गए हैं लोगों को अधिकार, जो रिट जारी किया जाता है 5 तरह के। लेकिन इस बार आर्टिकल 32 से भी प्रश्न आ गया, स्पेशल प्रश्न बन के आ गया। पहले आपके प्रश्न आता था कि मूल अधिकार की परिचर्चा करें, अब क्या आ रहा है कि स्पेशल आर्टिकल वाइज भी प्रश्न आ रहे हैं। इस बार आया कॉलेजियम प्रणाली, एक शॉर्ट फॉर्म में कॉलेजियम प्रणाली लिखने का 8 मार्क्स में। यानी आप जो है शॉर्ट फॉर्म के लिए आपको लगभग पूरा सिलेबस की ओवरव्यू यानी पूरा सिलेबस की जानकारी होना आवश्यक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमको सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है इस पॉलिटी वाले सेक्शन में। तो सिलेबस के लिए हम के ये हमारा सिलेबस है और इसमें कुछ चीज़ें छूटी हुई हैं, आप लिखिए और फिर इसका आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो सबसे पहले समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले जो शॉर्ट फॉर्म में इन सबसे लॉन्ग फॉर्म में प्रश्न पहले पूछा भी जा चुका है, शॉर्ट फॉर्म में भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है। सबसे पहले हम लोग कुछ संकल्पनाएं देखेंगे। संकल्पनाएं मतलब कुछ टर्मिनोलॉजी जो हमारे सिलेबस का सबसे पहला पार्ट है कि हम जानेंगे कि इसके पढ़ने से क्या क्या होगा। पहले सरकार देखेंगे, फिर राज्य देखेंगे कि सरकार आखिरकार क्या होती है किसी देश में, जिसके थ्रू कोई भी गवर्नेंस संचालित होती है तो सरकार क्या है। फिर राज्य क्या है, राष्ट्र क्या है, राज्य और राष्ट्र में अंतर होता है हम लोग जानते हैं। फिर राज्य क्या है, राष्ट्र क्या है, जिसको हम पढ़ना शुरू करेंगे उसके तहत संविधान क्या है और संविधानवाद क्या है। यानी संविधान सेट ऑफ लॉज जिसके जरिए कानून हमारा देश हमारा चलता है, संचालित होता है, वही होता है हमारा संविधान। और संविधानवाद क्या होता है कि संविधान का वैसा पार्ट या वैसा अभिव्यक्ति जिसमें जनता का अधिकार सुरक्षित हो, निर्वाचन हो, लोगों का अभिव्यक्ति की आज़ादी हो, उस टाइप की परिकल्पना का हम लोग संविधानवाद कहते हैं। तो ये चीज़ हम देखेंगे कि संविधान क्या है, संविधानवाद क्या है। फिर उसी आधार पे हम लोग देखेंगे संवैधानिक नैतिकता। जैसे हम लोग पढ़ते होंगे कि हमारा जो संविधान है वो बहुत ही विशाल संविधान है और अमेरिका का या संविधान छोटा संविधान है। या फिर जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है और भारत का संविधान लिखित संविधान है। फिर भी भारत में जो है संवैधानिक नैतिकता जो ये टर्मिनोलॉजी है, संवैधानिक नैतिकता कम है। नैतिकता, संवैधानिक नैतिकता मतलब संविधान में लिखी गई बातों के प्रति हम या हमारे देश के लोग, हमारी जनता कितना कटिबद्ध है, उसके बारे में कितनी जानकारी है, उसको हम लोग कहते हैं संवैधानिक नैतिकता। तो ये संवैधानिक नैतिकता जिस देश में जितना मजबूत होगा, संविधान में लिखी गई बातों का पालन उतना बेहतर तरीके से होगा। और ये संवैधानिक नैतिकता सरकार और जनता दोनों पे लागू होता है। यदि आपको अधिकार दिया गया है तो आपके लिए कुछ कर्तव्य भी है। तो उसी आधार पर संवैधानिक नैतिकता की बात आती है। तो ये हम लोग देखेंगे। फिर हम देखेंगे संविधान के प्रकार। डॉक्यूमेंट के आधार पे होता है लिखित और अलिखित संविधान, और जो थेसिस या उसके आधार पे होता है कि कठोर और लचीला संविधान। एक संविधान जैसे अमेरिका का संविधान है वो है कठोर, और भारत का संविधान कठोर लचीला का मिश्रण है, और ब्रिटेन का संविधान लचीला संविधान है। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि संविधान के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। फिर का जो सरकार का स्वरूप होता है, जो राज्य व्यवस्था है वो कैसे चलता है, संघ है कि परिसंघ है कि महासंघ, यानी यूनियन, फेडरल और कॉन्फेडरल। जैसे हम लोग बात करते हैं कि इंडिया इज द स्टेट यूनियन ऑफ स्टेट, यानी भारत राज्यों का संघ है। जैसे अमेरिका के बारे में हम लोग कहते हैं कि अमेरिका परिसंघ है, और रूस जो था वो महासंघ था। तो इस आधार पर हम लोग देखेंगे कि ये संघ क्या है, परिसंघ क्या है, महासंघ क्या है। उसी आधार पे हम लोग देखेंगे कि सरकार के प्रकार। जैसे ये जो सरकार देखेंगे इसमें हम देखेंगे कि लोकतांत्रिक सरकार क्या होती है, राजतांत्रिक सरकार जो राजशाही जो इसको हम लोग कहते हैं वो सरकार क्या होती है, धार्मिक सरकारें होती है, बहुत सारे देश में धर्म के आधार पर सरकार चलती है। कुलीन तंत्र आप लोग नाम सुने, कुछ कुलीन लोग जो है कुछ
ग्रुप बना के लोग जो शासन करते हैं उसको लोग कुलीन अल्पतंत्र भी हम कुछ लोग कहते हैं। तो उस आधार पर सरकार के प्रकार यानी लोकतांत्रिक सरकार, राजशाही सरकार, कुलीन तंत्र, अल्पतंत्र, तो ये सब जो सरकार के प्रकार होते हैं तो उसको भी हम इसमें देखेंगे। फिर उसी प्रकार पे हम लोग देखेंगे कि जो सरकार का जो स्वरूप होता है यानी शासन का जो स्वरूप होता है, उस शासन के स्वरूप में हम लोग देखेंगे संसदीय प्रणाली और अध्यक्षात्मक प्रणाली। यानी हम देखेंगे कि जो हमारी सरकार है मतलब हमारा जो शासन प्रणाली है उसमें संसदीय प्रणाली, अध्यक्षात्मक प्रणाली, यानी भारत में संसदीय प्रणाली है, अमेरिका में अध्यक्षात्मक प्रणाली है। इस दोनों का औचित्य क्या है और भारत में संसदीय प्रणाली ही क्यों अपनाया गया और अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली क्यों अपनाया गया, तो हम इस चीज़ को देखेंगे इसमें इसके तहत। यानी दोनों में शासन का स्वरूप है संसदीय प्रणाली और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। फिर आगे हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान और उसकी विशेषता। जैसे भारत का संविधान है तो हम लोग कहते हैं विश्व का सबसे लिखित बड़ा संविधान है, यह विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। फिर हम देखते हैं संविधान की विशेषता में कि इसको हम लोग ग्रहित संविधान कहते हैं, इसको कठोर और लचीला का मिश्रण है। तो ये हमारी संविधान की बहुत सारी विशेषताएं हैं, उसको हम लोग देखेंगे आगे चल के। इसी के तहत हम लोग देखते हैं कि प्रश्न भी आता है कि भारतीय संविधान को ग्रहित संविधान या उधार का थैला क्यों कहा जाता है, तो उसको हम लोग यहाँ देखेंगे। फिर भारतीय संविधान की तुलना हम लोग करके देखेंगे कि अमेरिका से, ब्रिटेन से तुलना इसका देखेंगे, क्योंकि विश्व में जो संविधान जब सरकारें चलती हैं तो विश्व में दो ही मॉडल प्रचलित है, एक है संसदात्मक और एक है अध्यक्षात्मक। इसी दोनों शासन प्रणाली के आधार पर दुनिया में अनेक तरह की शासन प्रणाली मिक्स करके विकसित हुई है। तो मेनली दुनिया में दो ही प्रकार की शासन प्रणाली होती है जो अमेरिका और ब्रिटेन में जन्म हुआ और उसी के आधार पर भारत ने इसको अपनाया है। तो हम देखेंगे कि दोनों के संविधान में क्या अंतर है। बेसिकली हम इस चीज़ को जब समझ लेंगे तो वो उसी के आधार पे हम इस चीज़ को भी ऑटोमेटिक समझनी, संसदीय प्रणाली और अध्यक्षात्मक प्रणाली में जब अंतर हम समझ जाएंगे तो फिर हमको यूएसए और ब्रिटेन और भारत के संविधान में अंतर भी समझ आ जाएगा। फिर इसी के तहत जब हम भारतीय संविधान की विशेषता पढ़ना शुरू करेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे शक्तियों का पृथक्करण का सिद्धांत है भारत में। इसी के तहत जो संविधान की विशेषता देखेंगे तो इसी में हम लोग विधि का शासन देखेंगे कि विधि का शासन आखिरकार है क्या, भारत में इसके अपवाद देखने को मिलते हैं। उसी तरह शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत इसका भी है और भारत में इसके भी क्या अपवाद देखने को मिलते हैं, इसकी चर्चा हम लोग क्लास में करेंगे। उसके बाद यहाँ से फिर शुरू होता है हमारा जो लक्ष्मीकांत में जो यहाँ से हमारा जो मूलभूत सिद्धांत है, जो गाइड हम देखते हैं मार्केट में जो बुक चलता है वहाँ हमको यहाँ से पढ़ने को मिलता है मेंस के लिए संविधान की प्रस्तावना। अधिकांश जगह यहीं से पढ़ाई की शुरुआत होती है, लेकिन वर्तमान समय में जो हमारे शॉर्ट प्रश्न आते हैं उसके लिए हमको इन चीज़ों की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है ऊपर वाले टर्म का। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे संविधान की प्रस्तावना में। अब ये संविधान की प्रस्तावना में प्रस्तावना क्या है, प्रस्तावना की दर्शन अभिव्यक्ति क्या है, वो सारे चीज़ों के साथ साथ हम लोग ये इसके जो टर्मोलॉजी है इस टर्मोलॉजी पर आधारित भी प्रश्न बहुत सारे एग्जाम में आते हैं। लोकतंत्र, गणतंत्र, समाजवाद, संप्रभुता, पंथ निरपेक्षता, ये सारे प्रश्न इस टर्मोलॉजी को हम लोग देखेंगे कि आखिरकार इसका भारत में क्या रूप है। फिर इसी आधार पे आपको आता है प्रश्न, जैसे यूपीएससी में आता है कि आया था कि भारतीय पंथ निरपेक्षता पश्चिमी देशों की पंथ निरपेक्षता से किस प्रकार अलग है, तो आपको यही देख लेंगे। जैसे प्रश्न आता है कि भारत में गत्यात्मक धर्मनिरपेक्षता है, इस टाइप का आधार पे देखेंगे पंथ निरपेक्षता आखिरकार क्या है और ये भारत में क्यों ज़रूरी है। इस आधार पे फिर संप्रभुता, जैसे अभी टर्मिनोलॉजी है कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीज फायर हुआ है वो डोनाल्ड ट्रंप करवाए हैं, तो इस बात पर चर्चा है कि जो सॉवरेनिटी है भारत की जो संप्रभुता है उस पर किए कि बाह्य दबाव हम क्यों ले। संप्रभुता मतलब हम अपने बाह्य और आंतरिक निर्णय लेने में पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं और कोई भी शक्ति हम पे दबाव नहीं डाल सकती है। लेकिन वर्तमान समय में कहा जा रहा है कि क्या भारत संप्रभुता, तो इसका भी प्रश्न आगे हम पढ़ेंगे कि संप्रभुता क्या भारत में संप्रभु देश है नहीं है, इसके क्या इम्पैक्ट हैं। फिर प्रस्तावना की प्रकृति तथा महत्व पढ़ेंगे, इसमें प्रस्तावना संबंधित किस प्रस्तावना संविधान का भाग है कि नहीं है, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। फिर एक प्रश्न आता है कि प्रस्तावना में जो जो बातें लिखी गई हैं, प्रस्तावना में जिस भी बात का दर्शन है उस बात को अभिव्यक्ति करने के लिए, उस बात को बताने के लिए संविधान में क्या क्या उल्लेख किया गया है। जैसे यदि संविधान प्रस्तावना में लोकतंत्र है
तो प्रस्तावना में लोकतंत्र है, तो इसके लिए संविधान में कहाँ कहाँ लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए प्रावधान किए गए हैं। जैसे यदि गणतंत्र है तो राष्ट्रपति का चुनाव होता है भारत में, संविधान में कहाँ इसका उल्लेख किया गया है। समाजवाद है तो समानता संबंधित प्रावधान भारत में संविधान में क्या कहाँ किया गया है। यदि जो प्रस्तावना में जो दर्शन दिया गया है उसकी अभिव्यक्ति हमको संविधान में कहाँ कहाँ देखने को मिलती है, इसका भी अध्ययन हम लोग इस मतलब करेंगे। उसके बाद आगे का चैप्टर आता है नागरिकता। हालांकि अभी तक प्रश्न बीपीएससी में नागरिकता से नहीं पूछे गए हैं। नागरिकता का आधार जो हम लोग 5 प्रकार से नागरिकता प्राप्त करने का आधार है भारत में। उसके बाद इस बार उम्मीद था कि एक जो 2019 का सीए था उसका चर्चा में था कि 2024 में भारत सरकार ने 2019 का सीए लागू करना शुरू कर दिया था और इसके आधार पर नागरिकता देने का प्रावधान स्टार्ट हुआ था। इसी के तहत एक आप लोग समझते होंगे असम समझौता जो 1985 में हुआ था राजीव गांधी के कार्यकाल में, तो उस पर भी सुप्रीम कोर्ट पे इस पर निर्णय आया था। तो उस समय भी ये मुद्दा विवाद में था, तो चर्चा हो रही थी कि इस बार शायद पूछे। तो ये चीज़ दोनों, तो नागरिकता से अभी तक हालांकि प्रश्न नहीं पूछा गया है, लेकिन हमेशा ये टॉपिक विवादों में रहता है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों भारत में कैसे घुस गए, रोहिंग्या भारत में कैसे प्रसार हो रहा है। तो इस आधार पर हम लोग देखें कि भारत में नागरिकता प्राप्त करने के कौन कौन से आधार हैं, किस सिग्निफिकेंस पे मिलता है। अब सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आता है जिससे हमेशा हमको प्रश्न पूछता है, और इस चैप्टर का एक एक आर्टिकल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर का जो मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट, तो इस फंडामेंटल राइट का एक एक चैप्टर जो है, मतलब एक एक आर्टिकल मेरे लिए जो 12 से 35 अनुच्छेद है, भाग 3। इस भाग 3 का एक एक अनुच्छेद हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 21 जो सारे है 12 से लेकर 35 तक, उसमें अनुच्छेद सबसे 21 महत्वपूर्ण है। इसने भारतीय संविधान को कैसे व्यापक बनाया है। कभी कभी इसके प्रश्न रिलेटेड को एक एक स्पेशल प्रश्न आ जाते हैं। जैसे यूपीएससी में 2022 में प्रश्न था कि सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न अपने निर्णयों द्वारा कैसे पर्यावरण संरक्षण संबंधी से रिलेटेड था। जो सुप्रीम कोर्ट इसमें निर्णय देता है ना कि स्वच्छ वायु का अधिकार, स्वच्छ पेयजल का अधिकार, तो ये सब वायु जो ये सब क्या हुआ था आर्टिकल 21 के तहत ही लगातार इसका विस्तार होता जा रहा है। इसी के तहत आता है हम लोग का निजता का अधिकार, पता है ना। तो आखिरकार आर्टिकल 21 का विस्तार होते जा रहा है, इससे क्या फ़ायदे हैं, तो इसके हम आर्टिकल 21 के तहत देखते हैं। फिर आर्टिकल 32 इस बार पूछा गया है कि रिट जारी करने की शक्ति जो हम लोग का सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास है, जिसको हम लोग मूल अधिकार का संरक्षण का किया जाता है आर्टिकल 32 के तहत और 226 के तहत हाई कोर्ट में। तो इस आधार पर हम लोग आर्टिकल 32 भी देखेंगे। इसी के तहत एक आता है मूल ढांचा की संकल्पना, जो हमारे मूल अधिकार में पढ़ते हैं, जिसमें कहा जाता है कि डीपीएसपी बना मूल अधिकार का जो मामला चलता रहा, कौन बड़ा है कौन छोटा है। फिर सरकार मूल अधिकार में संशोधन कर सकती है कि नहीं कर सकती है। इस दोनों के टर्मोलॉजी की लड़ाई के बीच में हम लोग का मूल ढांचा का संकल्पना का प्रतिपादन हुआ था। उसके बाद हम लोग देखेंगे मूल अधिकार की विशेषता और उसकी प्रकृति। उसके बाद आपातकाल में मूल अधिकार की स्थिति क्या होती है। जब आपातकाल लागू होगा, देश में 3 तरह का आपातकाल होते हैं, तो उस 3 तरह का आपातकाल में मेनली हम लोग का जो राष्ट्रीय आपातकाल होता है आर्टिकल 352 के तहत, उसी आपातकाल का हमारे मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट पे प्रभाव पड़ता है, तो उसको हम लोग देखेंगे क्या होता है। फिर आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 देखेंगे। आर्टिकल 12 और 13, आर्टिकल 13 से हमको किस चीज़ का अधिकार मिलता है, न्यायिक समीक्षा का अधिकार की जो राज्य जो है किसी व्यक्ति के अधिकार का हनन नहीं कर सकती, उसको कम नहीं कर सकती, तो इसी के तहत आता है। आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है कि क्या कौन कौन से राज्य है। फिर इसी में विवाद में देखिएगा मूल का इस साल 3-4 विवाद थे। एक था हिजाब विवाद जिसको हम लोग देखेंगे। फिर एक विवाद था पूजा स्थल अधिनियम 1947, नहीं 47 मतलब 47 से के बाद उसमें कोई नियंत्रण नहीं हो, मतलब बदलाव नहीं होगा, तो पूजा स्थल अधिनियम था। इसमें मामला था कि इसी संबंधित मूल अधिकार संबंधित 2 विवाद था, हिजाब विवाद और पूजा स्थल अधिनियम विवाद। उसके बाद फिर इसी में हम लोग देखेंगे ईडब्ल्यूएस आरक्षण, अभी सबसे ज्वलंत मुद्दा आरक्षण का है। इसी के तहत हम लोग पॉलिटी में यह अलग से विषय बनता है जातिगत जनगणना, जो इसी के तहत हम लोग देखेंगे। बार बार आता है जाति जनगणना के क्या नुकसान क्या फ़ायदे होंगे, तो वो भी चीज़ हम इसमें देखेंगे ईडब्ल्यूएस आरक्षण के तहत। फिर अब आगे के तहत हम लोग का आता है डीपीएसपी। तो डीपीएसपी के तहत हाँ
इस आर्टिकल में हम लोग को 12 से 35 तक क्या क्या लिखा हुआ है हर एक बात हमको याद होना चाहिए। ठीक उसी तरह से इस आर्टिकल के तहत भी से आर्टिकल दिया गया है भाग 4 में वो याद होना चाहिए। इसका रीज़न क्या है, कभी कभी प्रश्न आपसे यूपीएससी पूछता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को लागू करने के लिए सरकार ने क्या क्या कार्य किए हैं, सरकार ने क्या क्या नियम बनाए हैं, क्या क्या योजनाएं चला रही है। तो उसके लिए आपको 36 से लेकर 51 तक हर कानून या जो 38 से शुरू होता है तो हर आर्टिकल में किन किन बातों का उल्लेख किया गया है और उसके लिए सरकार क्या क्या योजनाएं ला रही है वो आपको पता होना चाहिए। तो इसलिए इसका आर्टिकल याद है। इसमें से 3-4 चीज़ें जो महत्वपूर्ण होती है, आर्टिकल 44 यूसीसी लगातार 3-4 बार से इस पर प्रश्न आ रहे हैं बीपीएससी में। इसी के तहत एक आर्टिकल 40 पढ़ना पड़ता है 40, जो कि एक अलग से चैप्टर बन जाता है जो संविधान में बाद में जोड़ा गया। इसको लोग स्थानीय स्वशासन ग्राम पंचायत, तो डीपीएसपी के तहत हम इसको देखते हैं। फिर मूल कर्तव्य बार बार इसके लेके आता है कि क्या मूल कर्तव्य को इन्फोर्सेबल अनियोचित बनाया जाए, न्यायिक योग्य बनाया जाए कि नहीं बनाया जाए। यदि नागरिकों को मूल अधिकार दिए गए हैं तो उनको कर्तव्य का भी पालन करना चाहिए। तो ये एक हम लोग मूल कर्तव्य देखेंगे इसमें क्या क्या है। फिर अब आता है हम लोग का संघ सरकार। संघ सरकार के तहत जो संसदीय व्यवस्था होती है उसमें संघ सरकार के तहत संसद आता है। संसद के ही 3 अंग लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं। फिर इसी में हम लोग देखते हैं मंत्री परिषद। इसी में फिर हम लोग देखते हैं महान्यायवादी। और फिर इसी में हम लोग एक देखते हैं उपराष्ट्रपति। तो जो संघ सरकार होते हैं उसके तहत हम लोग इतने लोगों के बारे में पढ़ते हैं। फिर इसी के अंदर भाग में फिर हम लोग लोकसभा अध्यक्ष और उसकी शक्तियाँ, कुछ संसदीय समितियाँ, इन सब बातों के बारे में भी इसमें हम देखते हैं। फिर राष्ट्रपति की कार्य और शक्तियाँ, फिर इसी में हम लोग देखते हैं। फिर संसद क्या है, संसद के अंग है उसकी संसद की कार्य और शक्तियाँ। फिर हमारा संसद संप्रभु है कि नहीं है। संप्रभु मतलब हमारा संसद क्या किसी बाहरी चीज़ों के दबाव में कार्य करता है कि नहीं करता है, क्या भारत में संसद संप्रभु है या संविधान सर्वोच्च है। तो हम इस बात को देखेंगे। फिर देखेंगे लोकसभा तथा राज्यसभा की शक्तियाँ, किन मामलों में दोनों समान है, किन मामलों में दोनों अलग है और किन मामलों में दोनों एक दूसरे से श्रेष्ठ हैं। तो ये हम लोग देखेंगे लोकसभा तथा राज्यसभा में। फिर मंत्री परिषद, फिर गठबंधन सरकार। मंत्री परिषद से रिलेटेड में इसी में हम लोग देख लेंगे प्रधानमंत्री की कार्य और शक्तियाँ। और गठबंधन सरकार महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस बार प्रश्न आ भी चुका है 69-70 में। और भारत में लगभग 10 साल तक प्रधानमंत्री मोदी जी अकेले से, उनकी भालो सरकार एनडीए की थी लेकिन बीजेपी की पूर्ण बहुमत रहती थी। लेकिन इस बार बीजेपी के पास 240 सीट ही है और भारत में 273 सीट चाहिए। तो उनकी सरकार जो है गठबंधन सरकार के रूप में चल रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता था। उम्मीद था कि हमको कि लॉन्ग आंसर में ये पूछा जाएगा, लेकिन शॉर्ट आंसर में से इसको दिल्ली की राजनीति जोड़ के पूछा था। तो ये प्रश्न हमेशा बनने की परिचर्चा बनती रहती है। गठबंधन सरकार क्या है, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है और इससे क्या क्या संभावनाएं बन सकती है कि किस प्रकार से ये लाभ है जनता के लिए, सरकार के लिए और देश के लिए। तो ये चीज़ हम देखेंगे। फिर आगे हम लोग इसी में देख लेंगे सरकार, संसद जो है विधेयक पास करती है। तो ये विधेयक कितने प्रकार के होते हैं, और जिसमें होता है सरकारी विधेयक और निजी विधेयक। फिर सरकारी विधेयक में होता है साधारण विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक होता है ना, तो उस टाइप का हम विधेयक देख लेंगे। फिर इसी विधेयक को देखने के अलावा इसी जगह हम लोग देख लेंगे बहुमत एवं उसके प्रकार। बहुमत एवं उसके प्रकार की ये बहुमत कितने प्रकार के होते हैं, बहुमत क्या है और उसके प्रकार क्या क्या है। तो ये बहुमत एवं उसके प्रकार भी प्रश्न जो है एक बार पूछ चुके हैं। अच्छा, अलग से फिर आपसे पूछ सकते, 69 बीपीएससी में पूछा था संविधान संशोधन कितने प्रकार से किए जा सकते हैं, तो वो भी एक अलग से प्रश्न बनता है। फिर राज्य मंत्रिमंडल में हम लोग देखते हैं 2 ही चीज़, मुख्यमंत्री की कार्य और शक्ति और राज्यपाल का पद और उसका विवाद। तो ये प्रश्न एक बार इस बार भी पूछा जा चुका है कि जैसे ही राज्यपाल बदलते हैं, मतलब जैसे ही केंद्र में सरकार बदलती है, राज्यपाल के पद बदल दिए जाते हैं। जो आगे का कुछ
टर्मोलॉजी जोड़ के राज्यपाल के बारे में पूछा कि राज्यपाल के पद को लेकर विवाद होता है कि नहीं होता है। कई जगह अभी इस बार जो है सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है कि राज्यपाल कितने दिनों तक किसी राज्य विधेयक को रोक के रख सकता है। तो ये पद, राज्यपाल का पद हमेशा विवाद का विषय बना रहता है। तो हम लोग इसको देखेंगे कि राज्यपाल का पद क्या है, इससे संबंधित विवाद क्या है, और इसके समाधान के लिए विभिन्न प्रकार की समितियां बनी है, उस समिति ने क्या सुझाव दिए हैं, और आगे हम लोग से राय पूछा जाता है कि इसको सुझाव कम करने के लिए आप क्या सुझाव दे सकते हैं। फिर आगे हम लोग देखेंगे केंद्र और राज्य के बीच में संबंध, केंद्र और राज्य के बीच में संबंध देखेंगे। तो हम लोग जानते हैं केंद्र और राज्य के बीच में वित्तीय संबंध होता है, प्रशासनिक संबंध होता है और विधायी संबंध होता है। इसी वित्तीय संबंध में हम लोग फिर देख लेंगे कौन सा पद देख लेंगे, जो वित्त आयोग है उसकी कार्य और शक्ति देख लेंगे हम। फिर इस केंद्र संबंध में जो विभिन्न प्रकार का संबंध है उस लोगों के बीच में विवाद क्या है। जैसे प्रश्न आया था कि केंद्र और राज्य संबंध में जो केंद्र प्रायोजित योजनाएं होती हैं वो अक्सर विवाद का कारण बनती है, और उस विवाद का 65 या 64 यूपीएससी में प्रश्न था वित्तीय संबंध को लेकर कि केंद्र प्रायोजित योजनाएं अधिकतर राज्य, केंद्र और राज्य के विवाद का कारण बनती है। उसी प्रशासनिक संबंध का ही एक टर्मिनोलॉजी होता है राज्यपाल का पद। फिर इसके लिए समाधान के लिए केंद्र और राज्य संबंध को मजबूत करने के लिए जो क्षेत्रीय परिषदें बनी हैं उसका, इन सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे। क्षेत्रीय परिषद को इसी में हम लोग पढ़ लेंगे। अंतर्राज्यीय परिषद बनाया गया है उसको भी हम लोग इसी में देखेंगे। उसके बाद हम लोग सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक देखेंगे जिससे हमेशा प्रश्न बनता रहता है, वो है न्यायपालिका। इसी न्यायपालिका में न्यायिक सक्रियता हम लोग देखेंगे। इसमें सबसे पहले हम क्या देखेंगे, न्यायाधीशों की नियुक्ति, और फिर इसके स्वतंत्रता के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। फिर हम लोग देखेंगे न्यायिक पुनराविलोकन, न्यायिक समीक्षा, फिर स्पेशल न्यायालय जो बनाए गए हैं, ग्राम न्यायालय, फिर जनहित याचिका और न्यायिक अति सक्रियता। इसी के तहत फिर हम लोग इस कॉलेजियम के लिए क्या क्या प्रावधान किए। फिर हम लोग इसी में देखेंगे महाभियोग। ऐसे सिर्फ राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग शब्द का प्रयोग किया जाता है, लेकिन प्रक्रिया थोड़ी अलग है। न्यायाधीशों को हटाने के लिए भी महाभियोग की। और इस साल भारत में एक जो है हमारे इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो जज थे उन्होंने एक विवादित बयान दिया था, तो उनको हटाने के लिए महाभियोग प्रक्रिया शुरू करने की बात की गई थी, लेकिन वो प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाया था। तो इसको भी हम देखेंगे महाभियोग। फिर स्वायत्तता संबंधित, तो इससे न्यायपालिका से लगभग एक प्रश्न हर साल आते रहते हैं, ये विवाद में भी रहता है। तो इस बार कॉलेजियम प्रणाली से आया है नियुक्ति संबंधी विवाद को लेके। तो ये, और देश में आज ही हमारे देश के नए CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नियुक्त हुए हैं, तो इसको भी हम आगे देखेंगे। फिर आगे जो महत्वपूर्ण टॉपिक हम लोग का बचता है वो बचता है पंचायती राज और स्थानीय शासन जिसको हम लोग कहते हैं। इसी के तहत हम लोग देखेंगे कि महिला सशक्तिकरण में पंचायती राज यानी PRI की भूमिका क्या है, इन्होंने कैसे ग्राम लेवल यानी निजी लोकल लेवल पर कैसे हमारे सत्ता को विकेंद्रीकृत किया है और कैसे शासन प्रशासन को मजबूत और जवाबदेह बनाया है, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। पंचायती राज के साथ इसमें दो आते हैं पंचायती राज जिसमें हम लोग कहते हैं लोकल बॉडीज, तो इसमें दो आता है अर्बन लोकल बॉडीज और रूरल लोकल बॉडीज। तो इसी के तहत एक पंचायती राज और एक नगर निकाय आता है। तो इसके लिए बिहार सरकार ने कानून बनाया है बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006। उधर बिहार सरकार के शहरी निकाय के लिए बिहार सरकार पंचायती ये नगर निकाय अधिनियम 2007। तो इसमें 2022 में चेंजिंग भी हुआ है। और फिर इसमें अभी बिहार सरकार ने बिहार में एक नया नगर परिषद बनाया, नगर पंचायत बनाया गया है मधुबन। तो उसको लेके भी परिचर्चा रहता है कि क्या क्या शक्ति है नगर, कितने कार्य दिए गए हैं, क्या क्या शक्ति है और इसने कैसे शासन प्रशासन को मजबूत किया है, तो उसको हम लोग देखेंगे। फिर इसके लागू करने में क्या क्या समस्या है और उसका समाधान क्या है। कुछ दिन पहले वर्ल्ड बैंक ने एक दिया रिपोर्ट, उसमें बोला कि समाधान के लिए 3F होना चाहिए। तो ये 3F सिद्धांत क्या है, इसके पंचायत संबंधित समस्या के समाधान के लिए उसको हम लोग देखेंगे। फिर आगे एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है जो हमेशा जब भी चुनाव आता है विवाद में रहता है, चाहे वो वोटों की गिनती के लेके हो, चाहे
सत्ता पक्ष के साथ रहने की बात हो, चाहे वो मत पत्र की गणना हो, चाहे मतदाता, जैसे इस बार वो मतदाता पहचान पत्र को लेके विवादों में था। तो हम लोग देखेंगे निर्वाचन, भारत का निर्वाचन आयोग एवं उसकी सख्त सीधा सीधी हम लोग क्या देखेंगे, चुनाव प्रणाली, भारत में जो चुनाव प्रणाली होती है उसको हम लोग देखेंगे इस चुनाव प्रणाली में। और चुनाव प्रणाली के तहत हम लोग पहले देखेंगे चुनाव सुधार। इससे प्रश्न में पूछे जा चुके हैं कि टीएन सेशन, पूर्व टीएन सेशन के बाद चुनाव सुधार किस प्रकार हुए हैं, या फिर सीधे हम लोग देखेंगे विभिन्न समितियों ने चुनाव सुधार के लिए क्या क्या सुझाव दिए हैं उसके लिए। फिर एक देश एक चुनाव बार बार पूछ रहा है, जब तक ये लागू नहीं होगा, लागू होने के बाद भी 1-2 साल तक ये करंट अफेयर्स बना रहेगा। तो इसके क्या है, फिर चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति संबंधित विवाद, जो 2000 अनूप बर्नवाल वाला जो विवाद था 2023 में, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, फिर उसके बाद केंद्र सरकार ने उसके अलग कानून बनाया, तो उसको हम लोग देखेंगे। चुनावी बॉन्ड योजना, सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने इसको और लोकतांत्रिक और संवैधानिक घोषित करके इसको हटा दिया था। राजनीतिक अपराधीकरण, इसमें एक टर्म और जुटा था, राजनीतिक अपराधीकरण, जो इस बार पूछा है, एवं अपराधियों का राजनीतिकरण, इसको हम लोग देखेंगे। राजनीतिक अपराधीकरण मतलब क्या होता है कि राजनीति में अपराध वाले व्यक्तियों का आना, कि इतना % व्यक्ति जो राजनीति में उस पर अपराध का मुकदमा है। अपराधियों का राजनीतिकरण क्या होता है कि जो कहीं पे घटना हुआ, कहीं पे हिंसा हुआ, कहीं पे गोली बंदूक चला, या किसी व्यक्ति ने किसी का हत्या, मर्डर किया, बलात्कार किया, तो उसका 60 गांठ जोड़ के देखना कि किस व्यक्ति का किस राजनीतिक दल से जुड़ाव है। जैसे किसी व्यक्ति का, जैसे बिहार मान ले लिया जाए, या किसी दल का, तो कोई व्यक्ति ने किसी का हत्या किया, तो उसका हम देखेंगे क्या किसी पार्टी से इसका जुड़ाव है, तो देखते होंगे प्रचार होता है कि ये इस व्यक्ति का 60 गांठ इस मंत्री से है या इस राजनीतिक दल से है, उन्होंने जो है अपराधीकरण किया है। तो वही बात है कि अपराधियों का सही सजा नहीं देके उसका राजनीतिकरण किया जाता है। यदि सत्ता संरक्षित, सत्ता जो व्यक्ति है उसी दल से संरक्षित यदि वो अपराधी है, तो हो सकता है वो बच निकले, या दूसरे दल के संबंध में उसका हो तो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई किया जाता है। तो वो भी यही है कि अपराधियों का राजनीतिकरण किया जाए होता है। फिर चुनाव में जाति एवं धर्म कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसको भी हम लोग देखेंगे। फिर हम देखेंगे ये 106वां होगा, ये 106 होगा, महिलाओं को चुनावों में आरक्षण, जिसको हम लोग नारी शक्ति बंधन अधिनियम कहते हैं, जिसके तहत महिलाओं को लोकसभा और राज्य की विधानसभा और दिल्ली विधानसभा में जो है 33% सीटों में आरक्षण की बात की गई है। तो इसको हम लोग देखेंगे। फिर राजनीतिक पार्टियां कैसे बनती है, इसका क्या है, इसी में हम लोग देखेंगे। क्षेत्रीय राजनीतिक दल मतलब क्षेत्रीय दल और राष्ट्रीय दल। इस बार प्रश्न भी आया है, देश में, भारत में एक पार्टी सिस्टम से जो फिर वर्तमान में बहुदलीय व्यवस्था बनी है, अनेक दल उभर के आए हैं, सब दल लगभग सत्ता में भूमिका निभा रहे हैं, छोटी छोटी पार्टियां भी अपनी महत्व स्थापित कर रहे हैं, तो उसको हम लोग देखेंगे कि राजनीतिक पार्टियां। फिर अंतिम पड़ाव में हम लोग जो इसमें बचेगा, दबाव समूह, क्षेत्रवाद और कुछ नवीन कानून और अन्य प्रावधान जो हमारे करंट अफेयर्स के परिचर्चा के विषय रहेंगे, जो हमारे संविधान में रहेंगे या उसमें रहेंगे, और कुछ अन्य तथ्य जो छूट गए होंगे उसको हम लोग देखेंगे। जैसे राष्ट्रपति की प्रक्रिया है, राष्ट्रपति में हम लोग राष्ट्रपति का निर्वाचन देखेंगे कि कैसे इसमें एकल संक्रमणीय मत पद्धति से निर्वाचन कैसे होता है, क्योंकि जब से शॉर्ट आंसर आया है तो शॉर्ट आंसर में कुछ भी पूछा जा सकता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, राष्ट्रपति के कार्य और शक्ति के अलावा राष्ट्रपति जैसे वीटो शक्ति है, राष्ट्रपति का अध्यादेश शक्ति है, तो इस सबको अलग से हम टॉपिक बना के हम लोग देखेंगे, अध्यादेश शक्ति, वीटो शक्ति। फिर इसमें राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है उसको हम लोग देखेंगे, इन सब चीज़ों को। फिर जो चीज़ें और चीज़ें छूट जाएगी, जैसे निर्वाचन जैसे परिसीमन का मुद्दा बहुत परिचर्चा में है, तो निर्वाचन आयोग में फिर हम लोग परिसीमन वाला टॉपिक देखेंगे कि परिसीमन क्या है, क्या इसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है कि नहीं हो सकती है, इसके मतलब जो दक्षिण भारत के राज्य हैं वो परिसीमन का विरोध क्यों कर रहे हैं, क्या जनसंख्या के अलावा परिसीमन का आधार कुछ और हो सकता है। इन चीज़ों को हम लोग देखेंगे यही जब चुनाव वाला प्रक्रिया देखेंगे। फिर इसी में हम लोग एक देखेंगे कि जो भाषावाद है, जो इसमें हम लोग जो क्षेत्रवाद और दबाव समूह पढ़ेंगे, इसी में जो क्षेत्रीयता में जो भाषा वाली बात होती है, इस बार प्रश्न पूछा गया है कि भाषावाद या भाषा जो है अस्मिता के साथ साथ कैसे भारत में राजनीति को प्रभावित करती है। तो दक्षिण भारत में है ना जी कि हर राज्य अपनी अपनी भाषा बनाए हुए है, और हर राज्य अपनी भाषा के लड़ाई, अस्मिता की लड़ाई लड़ना चाहता है।
और केंद्र सरकार के साथ उसका रहता है कि भाई हम उस आपके सिद्धांतों या आपके हिंदी थोपने वाली जो अवधारणा है उसको हम नहीं मानेंगे। तो इन चीज़ों को हम लोग देखेंगे। उसके बाद जो बाकी चीज़ें बच जाएंगी, जैसे वित्त आयोग तो हम बता ही दिए हैं। उसके बाद अभी भारत सरकार बिहार, जैसे एक प्रश्न आता है जेल सुधार को लेके, तो भी हम लोग इसमें देखेंगे कि जेल सुधार को लेके क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। तो ये हम लोग का रहा बीपीएससी 70 के लिए, 71st के लिए, या जो भी बीपीएससी जब भी होगा, तो ये लगभग ओवरऑल हम लोग का सिलेबस रहा। अब एग्ज़ाम में जिस ईयर जो टॉपिक चर्चा में रहता है, जो टॉपिक हॉट में रहता है, उसको टॉपिक हम लोग इसमें देखेंगे, मतलब एग्ज़ाम में आता है। ऐसे ये संघ सरकार है तो इसमें हम लोग लोकसभा अध्यक्ष या संसद की जो समितियां होती है उसको हम लोग देख लेंगे। संसद, लोकसभा अध्यक्ष होते हैं उसकी कार्य और शक्ति क्या होती है, उपराष्ट्रपति है, पीठासीन अधिकारी के रूप में उपराष्ट्रपति क्या कार्य और शक्तियाँ हैं, तो उसको भी हम लोग इसी संघ सरकार वाला जब हम पढ़ाई शुरू करेंगे तो उसी में इसको हम लोग देख लेंगे। तो ये हम लोग का रहा फुल सिलेबस। तो कल से हम लोग देखेंगे इसके पूरे क्लास को कि इसमें क्या क्या हमको पढ़ना। तो आज के लिए इतना ही। और जिन लोगों ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं वो लोग वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और हमारे यहाँ 71st बीपीएससी के लिए प्री प्लस मेंस दोनों के लिए क्लासेस शुरू हो गई है। प्री डेडिकेटेड अलग क्लासेस चल रही है और मेंस डेडिकेटेड अलग से क्लास चल रहा है। मेंस डेडिकेटेड क्लास में भी पॉलिटी प्लस साइंस टेक की क्लासेज हो रही हैं, और जो प्री की क्लासेस हो रही है उसमें साइंस प्लस हिस्ट्री की क्लासेज हो रही है। आप लोग हमारे ऐप के ज़रिए भी जुड़ सकते हैं और यूट्यूब चैनल पे भी जुड़ सकते हैं। और ऑनलाइन जुड़ने के लिए आप लोग दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। जो 9934902040 नंबर है, इस नंबर पे कॉल करके संपर्क करके आप ऑनलाइन एडमिशन ले सकते हैं। चलिए, थैंक यू।